हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब कम्मा कनी दोस्तों। जीएसटी के सफ़र में चलते चलते आप और हम पहुंच गए इस मुकाम में कि आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है एडवांस रूलिंग। नाउ क्या होता है ये एडवांस रूलिंग? क्या आपने अपने कभी जीवन में एडवांस रूलिंग सुना है? जिस किसी ने भी डीटी कर रखा है उन्होंने एडवांस रूलिंग सुना हुआ है। नाउ आई एम प्रिज्यूमिंग कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उन्होंने डीटी अब तक नहीं पढ़ा है या कुछ टाइम बाद पढ़ना शुरू करेंगे, या डीटी पढ़ा है तो वहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो हम एकदम स्टार्ट से समझेंगे एडवांस रूलिंग क्या होता है। एडवांस रूलिंग बिल्कुल समझ लो ऐसा है कि जैसे बाप बेटे का रिश्ता, ठीक है। अगर एक बेटा जब वो नया नया होता है, नया नया कॉलेज जाना शुरू करता है, नया नया स्कूल जाना शुरू करता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसे पता नहीं होती। उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते वो अपने दोस्तों से पूछे और वो काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया कॉलेज का नया नया लड़का है, एकदम कोला कोला अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया 11वीं में। जैसे उसने कॉलेज जाना स्टार्ट किया उसने देखा आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, आप लोग की भाषा में सुट्टा मार रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अफीम ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसको लगा, उसको मन के बच्चे ने बोला नहीं यार गलत हो रहा है तो, लेकिन फिर क्या करेगा? उसके पास दो रास्ते हैं। या तो अपने दोस्तों से पूछे, वही दोस्त जो खुद चर्ची हैं कि मैं पीऊँ कि नहीं, तो वो क्या आंसर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट? पिए भाई, बहुत अच्छा होता है। कुछ अच्छे दोस्त भी होंगे उसी क्लास में तो क्या बोलेंगे, नहीं ये सब अच्छा नहीं होता है, मत पी। तो बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। तो ऐसे में बच्चे के पास ऑप्शन है कि जाके अपने पिताजी को पूछे, पिताजी कॉलेज में इस तरह की चीज़ है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत कॉमन है आज की डेट में। आपके ज़माने में डैडी लोग मैकडी में बैठ के बर्गर खाते थे, हमारे ज़माने में लोग कॉलेज में बैठ के छुट्टा मारते हैं, बहुत कॉमन है। तो ये गलत है कि सही? तो एक बात सोच के बताना, वो डैडी जितना अच्छा आंसर देंगे क्या उतना अच्छा आंसर वो दोस्त दे पाएंगे? अच्छा, मैं अच्छे आंसर के अंदर डैडी चमड़ मार देंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल कूल माता पिता की बात कर रहा हूँ जो बच्चों की हर बात को सुनने और समझने पे बिलीव करते हैं। सो कहना है से वो डैड जो उसके होंगे वो प्रॉपर एडवाइस करेंगे, समझाएंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड उसके बाद एक बताएंगे फैसला कि तुझे यही करना है, तुझे ये नहीं करना है। ये एडवांस रूलिंग है। जो डैड ने फैसला बता दिया ना तुम्हारे वो सिगरेट चखने के पहले, वो क्या है? डैडी का एडवांस रूलिंग है कि बॉस कि ऐसा ऐसा है, इस तरह से होगा तो ये नहीं होगा, और तुमने पी के फिर भी आ गए, पूरा समझा दिया पहले, फिर बता दिया, तुमने फिर भी पी के आ गए, तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, या तुमको 4 घंटा सज़ा देंगे, या तुमको 5 घंटा कोई सज़ा कर देंगे, उस तरह से। ठीक है, ये मैंने एक हाइपरबली एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास किया है। अब देखो जीएसटी के वर्ल्ड में एडवांस रूलिंग क्या होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, या इस ट्रांजैक्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, या इस ट्रांजैक्शन में टैक्स कितना होना चाहिए, या इस ट्रांजैक्शन में रेट कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि एक प्लास्टिक पे रेट सपोज करो X% का रेट है प्लास्टिक पे, लेकिन तुम उस प्लास्टिक से कुछ ऐसा बना रहे हो जिससे बनाने के बाद कुछ और भी बन रहा है, अब उसकी रेट कहीं पे दी नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों हो गए? आज सपोज करो अब आपको लग रहा है, जितना आपने एक्ट को पढ़ा है आपको लग रहा है कि शायद रेट 18% होनी चाहिए, लेकिन आपको डर किस बात का है? अगर बाद में डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बोला कि नहीं तू गलत कर रहा है तो 28% बनता है, तो एक्स्ट्रा 10% कहाँ से लाएंगे भरने के लिए? क्योंकि कस्टमर का तो आज माल बेच रहे हैं। अगर आज 28% मांग लूँ तो कस्टमर दे देगा, लेकिन क्या वो कस्टमर को जब मैं 6 मंथ बाद बोलूँगा वो जो लास्ट टाइम सेल किया था ना उसका 10% और देगा क्या? वो नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये एसएससी है, ये टैक्स पेयर है, ये सप्लायर, ये दुखी है, या मोर ऑफ दुखी से ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड है कि एक्स पर्टिकुलर चीज़ में क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बेस्ट रास्ता क्या है? वो चले जाए डिपार्टमेंट के पास। अब डिपार्टमेंट पे जाने का एक तरीका यहाँ पे बताया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट के पास जाना है और किस तरह से वहाँ पे जाके बात करनी है। तो जस्ट समझ के चलो। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख लो, 2 अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। एक है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जिसको हम बोलेंगे प्यार से आर,
और दूसरा है एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसको हम बोलेंगे आर। ठीक है, तो ये जो आर या आर है, यहाँ पे हम जाके हमारी अर्जी देते हैं। ये कौन होते हैं? ये बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो जीएसटी के जानकार होते हैं। जो आपके जुरिसडिक्शन ऑफिसर लोग हैं वो थोड़े एक लेवल 2 लेवल नीचे आते हैं, जो आपसे डील करते हैं। उनके काफ़ी ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जिनको स्पेशल काम दिया जाता है, बिकॉज जहाँ पे आप कंफ्यूज हो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो रेगुलर ऑफिसर वो भी कंफ्यूज हो जाए। तो हायर अथॉरिटीज़ है जिनका नाम क्या है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या फिर एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। आप इनके पास जाते हो, इनको अपनी समस्या बताते हो, ये कहते हो कि साहब मेरे को डर लग रहा है कि इसमें क्या होगा, समझ नहीं, आप प्लीज़ आप बता दो। तो वो डिपार्टमेंट वाले या वो जो अथॉरिटी वाले वो आपसे सब डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं और उसके हिसाब से एक फ़ैसला सुनाते हैं विद इन 90 डेज़ कि हाँ ये फ़ैसला है हमारा। और ये जो फ़ैसला वहाँ से निकल के आता है, अब वो फ़ैसला बाइंड करता है जिस ऑफिसर ने वो फ़ैसला दिया उसके ऊपर भी, और जो तुम्हारा जुडिशियल ऑफिसर है उसके ऊपर और आपके ऊपर भी। और फिर उसी के हिसाब से उस पूरे केस में, आपके केस में काम होगा, उस एक्स पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में आप गए हो वहाँ पे उसके लिए। ये याद रहे, आप जो सवाल पूछने गए आपको उसी का जवाब मिलेगा, किसी और का जवाब नहीं मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल में अगर डैड से पूछने गया था स्मोकिंग में, तो स्मोकिंग का जवाब मिलेगा। डैड सामने से नहीं बताएंगे कि दारू भी मत पीना कभी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि डैड सोचेंगे अगर दारू का इसको पता ही नहीं तो दारू क्यों, तो वाई शुड आई स्पीक वॉलंटरी अबाउट अल्कोहल। ठीक है, सो ये मैंने एक मोटा मोटी बता दिया कि एडवांस रूलिंग में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ठीक है, याद रहे 2 पप्पा लोग हैं, एक आर और एक बड़े पापा दादा, विच इज़ ए आर। ठीक है, याद रहे हम लोग पूरे चैप्टर में ऐसे ही बोलने वाले हैं, या तो हम पापा के पास जाएंगे या फिर हम दादा के पास जाएंगे। ठीक है, रिसेंटली इस चैप्टर में हमारे फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट की वजह से आपको आगे मिलेगा, उस फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट की वजह से अब हमारे पास में परदादा भी आने वाले हैं, विच इज़ नेशनल एपेलेट अथॉरिटी। तो वो अभी तक यहाँ पे नहीं है, जब आएगा तब बताऊँगा, और तो कुछ खास नहीं है, चीज़ें यही कवर्ड है। फिलहाल आगे चलते हैं। मुझे लास्ट में लेक्चर वाइंड अप करने के पहले बता देना कि कुछ बताना है मुझे परदादा के बारे में। ओके, चलते हैं आगे। व्हाट इज रोल ऑफ एडवांस रूलिंग? मैं ऑलरेडी बता दिया अभी एडवांस रूलिंग का मेन रोल क्या है। यहाँ देखो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या पर्पस था ये मैकेनिज्म को लाने का। सबसे पहला, प्रोवाइड सर्टेनिटी इन टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस। देखो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो ना, आपको सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको बिजनेस करते वक्त, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते वक्त, प्रोडक्ट को बेचने के पहले यू नीड टू बी अवेयर कि बॉस इस प्रोडक्ट पे मेरा प्रॉफिट कैसे होगा। और वो प्रॉफिट बहुत काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके टैक्सेशन पे भी। कई बार टैक्स का ज्ञान नहीं होने की वजह से आपको लग रहा था प्रॉफिट, बाद में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज़। तो अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है और आप जाके इन अथॉरिटी वाले यानी कि पापा और दादा से जब आप ले लेते हो प्रॉपर रूलिंग, उनका फ़ैसला ले लेते हो, तो उस फैसले के दम पे आप आगे काम कर पाते हो, माइंड कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? अट्रैक्ट एफडीआई। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने रिसेंटली किसी ने वो वोडाफोन वाला केस सुन रखा है, वोडाफोन वाला पूरा एक केस स्टडी है, पूरा केस लॉ है, किसी दिन डिस्कस करेंगे। वोडाफोन वाले केस लॉ में किस तरह से हमारे इंडियन टैक्स सिस्टम ने टैक्स वसूली करने के लिए किस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया पहली बार इनकम टैक्स के अंदर, और उससे वसूली करने के लिए कहाँ कहाँ पहुँच गए। वोडाफोन वाला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक पहुँच गया, वहाँ पे केस जीत गया, सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन के साथ था, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें वहाँ हुई थी। कहने का मतलब यह है, जब वोडाफोन का जब केस चला ना, तो वोडाफोन के केस के बाद ना इंटरनेशनली इंडिया की बहुत बदनामी हो गई, क्योंकि जिस आर्बिट्रेशन में जिस कंपनी ने हमारी इंडिया को आर्बिट्रेशन में घसीटा, वहाँ पे इंडिया हार गया। और सभी ने ये माना कि इंडिया का टैक्स सिस्टम बड़ा ख़तरनाक है, वो लोग कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। भाई जब हम इंडिया में पैसा डाल रहे हैं तब तो हमें पता है कि एक्स अमाउंट डाल रहे हैं, वाई अमाउंट का टैक्स है, जेड अमाउंट प्रॉफिट है। हमने तो वो सब सोच के इंडिया में लगाया करोड़ों रुपया। अचानक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 20 साल पहले से ये था टैक्स, तो अचानक से तो बदल गया टैक्स का सिस्टम ना। तो बहुत अनसर्टेनिटी थी और इंडिया में एफडीआईज़ को आना बंद हो गया था। अब इसलिए रिसेंटली, अगर आपको पता है, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो निर्मला ताई ने वापस क्या किया है, वापस अमेंडमेंट लेके आए हैं, नया बिल रख दिया संसद में, जिसके बाद
ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन्होंने किया था वोडाफोन वाले केस के टाइम पे, उससे इंस्पायर्ड होकर उसको वापस ले लिया गया और बोल दिया कि हम ये अमेंडमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर, नहीं मान रहे। जो बच्चा डीटी पढ़ चुका है हल्का फुल्का भी, उसने पूरा केस लॉ देख रखा होगा, और नहीं भी देख रखा तो देखना चाहिए, और नहीं देखा तो एक दिन हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ओके, तो इन शॉर्ट एडवांस रूलिंग से क्या होता है, सर्टेनिटी खत्म हो जाती है, अल्टीमेटली मालूम पड़ जाता है पहले से कि हाँ इतना ही टैक्स होगा, लिटिगेशन कम हो जाता है। देखो ना, अगर मैं एडवांस रूलिंग ना लूँ, सपोज मैं कन्फ्यूजन के स्टेट में रह जाऊँ और एडवांस रूलिंग ना लूँ, तो क्या होगा, मेरे मन में कुछ है, कल को 1 साल बाद ऑफिसर के ध्यान में आया कि ये तो गड़बड़ लग रहा है, इसमें इतना नहीं, इसमें तो 28% होना चाहिए था, और सपोज मैंने 18% भर रखा है, तो वो क्या करेगा, वो मुझे नोटिस भेजेगा, मैं बोलूँगा नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा एसम्पशन लेके ऐसा करो आप, फिर वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, फिर बोलूँगा ऐसा नहीं ऐसा। हम ऐसा करते करते क्या होगा, आपको पता ही इंडिया का सिस्टम में हायरार्की क्या है, जुडिशियल सिस्टम का, हम ऐसे करते करते कोर्टों तक पहुँच जाएंगे, कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख, कितना लंबा चलेगा लिटिगेशन। और एक इससे अच्छा एक बार एडवांस रूलिंग जाके कन्फ्यूजन सॉल्व कर लिया, नाउ नो लिटिगेशन। एक बार आपका एडवांस रूलिंग का फैसला आ जाता है, उसके बाद आप चुपचाप उसको फॉलो करेंगे। अगर आपका ऑफिसर रोता है, तड़पता है, तो आपको जाके सीधा कॉपी दिखाना है, देखो पापा ने क्या लिख के दिया है, चुपचाप मानो बेटा, उसको मानना पड़ेगा। ओके, रेलेवेंट डेफिनेशन हम लोग जैसे काम पड़ती है तब देखते हैं, वरना नहीं देखते। क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉर्ट, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि सर ये तो समझ में आ गया कि हमको वहाँ जाके हमारे डाउट सॉल्व करने हैं, किस किस प्रकार के डाउट सॉल्व कर सकते हैं हम वहाँ जाके। तो क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ, हमें समझ नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर चीज़ गुड्स है या वो सर्विस है, किसका सप्लाई, जाके बात कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया है, हमें नहीं समझ में आ रहा वो हम पे एप्लीकेबल है कि नहीं, जाके उनसे पूछ सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई मुझे कैलकुलेट करने को नहीं जम रहा है या गड़बड़ लग रहा है, तो मैं जाके पूछ सकता हूँ। एडमिसिबिलिटी ऑफ ITC ऑफ टैक्स पीरियड ऑफ और डीम्ड टू हैव बीन पेड, कुछ ITC को लेकर कन्फ्यूजन है, वो जाके मैं पूछ सकता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ, सब कुछ भी आता है बट मेरे को टैक्स लायबिलिटी निकालने नहीं जम रहा, बिकॉज मेरे जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है। या फिर उसको ये नहीं समझ रहा कि साहब रजिस्ट्रेशन लूँ कि नहीं लूँ, कल को मेरे को नहीं समझ रहा, मैं तो नहीं लूँ, ऑफिसर आ जाए 2 साल बाद आके बोले तेरे को 2 साल पहले नंबर लेना चाहिए था, एक काम कर 2 साल का पूरा टैक्स भर, इंटरेस्ट भर, पेनल्टी भर, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाके पूछ लूँ उससे अच्छा। तो वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or service or both within the meaning of that term, तो ये वाली बातें भी हम जाके डिपार्टमेंट से, मतलब अथॉरिटी से जाके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक बात ध्यान रहे कि हम कौन से केसेस नहीं पूछ सकते। अच्छा, उसके पहले एक बात अगर हमने और ध्यान दी, अगर टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में दिक्कत हो तो हम जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। देख रहे हो आप पूरे लिस्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई में कंफ्यूज हो तो क्या आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। देखो कहीं लिखा हुआ दिख रहा है अभी तक, आई कैन नॉट सी इट हियर। मतलब एज फार एज इतना पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप ये कंफ्यूज हो कि मेरे इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है तो मैं एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकता। शायद यहाँ तक देख के ये समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, मेरे साथ चलो, कहानी का अंत तक समझ में आ जाएगा। ओके, मैटर्स विच कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर AAR, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो भले ही ऊपर वाले मैटर्स की लिस्ट में फॉल करते हैं मगर फिर भी आप उन पे जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, डाउट नहीं पूछ सकते। कौन से क्वेश्चन? या तो ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अरे आपका ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है और आप शाणे चले गए अथॉरिटी के पास, पागल है क्या? अथॉरिटी बोला तू क्लीन चिट है, काम कांड करने के पहले कंफ्यूज आके पूछेगा, बताएगा मैं, तू कांड कर चुका है, तेरे बज रही है, तेरी बैंड बज रही है वहाँ से, तू मेरे पास आया अभी, गेट लॉस्ट। या फिर किसी केस में सपोज आपका केस ट्रिब्यूनल तक पहुँच गया और वहाँ पे एक फैसला आ चुका है जो आपके खिलाफ है। अरे जब फैसला तेरे खिलाफ आ गया, हमसे बड़े बड़े लोगों ने जो महारथी बैठे हैं, जज लोग ने तेरे खिलाफ फैसला सुना दिया, तो हमारे पास क्या लेना है? गेट लॉस्ट भाई, गेट लॉस्ट, कुछ नहीं मिलेगा इधर। ऊपर के मैटर्स हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट इतना काम का पॉइंट नहीं है, सेक्शन 96-99, ये क्या है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग।
वही था अपना, क्या ये कौन है, ये डैड, और appellate ऑफ अदर्स, सॉरी ये रहा यहाँ पे AAAR, ये क्या है अपना, ही इज ग्रैंडफादर। अच्छा, अब गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर एज ए मेंबर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ये पूरी टीम बनती है ये, और ये टीम के अंदर मेंबर्स क्या कौन होने चाहिए, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर होने चाहिए, उसके नीचे के लोग नहीं आएंगे, बिकॉज ये बड़े काम है। एंड डोंट यू थिंक इसमें आप और मैं तो कभी नहीं जाएंगे। जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको लगता है कि अगर कोई दिक्कत हो गई तो बाद में लॉसेस करोड़ में होंगे, वो जाते हैं बेचारे यहाँ पे। ओके, ये बात देखो ध्यान से, मज़ा आएगा यहाँ देख के। इट कैन बी सीन दैट बोथ द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR and appellate authority for advanced ruling AAAR is constituted under respective state or union territory act and not central act। यानी कि जो एडवांस रूलिंग है, देखिए डैडी और सुपर डैडी ग्रैंडफादर, ये दोनों ही केसेस में अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट कहाँ पे हो रही है, विद रिस्पेक्टिव स्टेट एंड विद रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। यानी सेंटर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अगर सेंटर इन्वॉल्व ही नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट कैसे फैसला करेगा, है ना। देखो आगे देखो, दिस वुड मीन दैट रूलिंग गिवन बाय AAR and AAAR will be applicable only within the jurisdiction of the concerned state or union territory. It is also for this reason that the questions on determination of place of supply cannot be raised with पप्पा एंड दादा। समझ गए क्यों नहीं कर सकते। अब सपोज हम महाराष्ट्र में हैं तो हम जाके महाराष्ट्र में जो बातें करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे स्टेट में ये सामान इस तरह से जा रहा है तो प्लेस वहाँ का है कि यहाँ का है। महाराष्ट्र बोलेगा मेरी सीमा है, मेरी बाउंड्री है, इसके आगे मुझसे मत पूछ। अच्छा ये सही टाइम आ गया बताने का। ये पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है, चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा जो मैंने कहा कि फाइनेंस एक्ट की वजह से कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। वो अमेंडमेंट के अंदर क्या है, ये जो हम लोग दिक्कतें थी ना, एक तो ये दिक्कत हो गई, दूसरा कई बार क्या होता है दो स्टेट्स का जो फैसला होता है दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि महाराष्ट्र कुछ बोल रहा है, गुजरात कुछ बोल रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, कोई तो होना चाहिए ना इनके ऊपर भी। तो इसके लिए इनके ऊपर भी एक बनाया गया विच इज़ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। वो तीसरा बनाया गया, इनके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में बना है, वो कुछ महीनों पहले बन चुका है। तो जब भी दो स्टेट्स के बीच के झगड़े होते हैं वो एडवांस नेशनल एडवांस अथॉरिटी बीच में आता है और वो फैसला सुनाता है। समझा यहाँ तक। ओके, दिस इज सेम लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई केस महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई पुलिस केस महाराष्ट्र में चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। कोई केस अगर दिल्ली का है तो दिल्ली विल डू इन्वेस्टिगेशन। बट अगर कोई केस ऐसा है जो कनेक्टेड है बोथ स्टेट से, कि भाई सीरीज़ ऑफ खून हुए, दो यहाँ पे और दो दिल्ली में, तो यहाँ पे दो रास्ते। एक रास्ता तो क्या है, अगर यहाँ केस यहाँ के पुलिस के पास भी होगा, हो सकता है केस रजिस्टर वहाँ पे भी हुआ होगा, तो दोनों पुलिस में से एक पुलिस को एक केस दूसरी पुलिस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और फिर या तो यहाँ की पुलिस यहाँ का और वहाँ का दोनों जगह करेगी इन्वेस्टिगेशन, या फिर वहाँ की दोनों जगह करेगी। इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हर स्टेट की पुलिस के अपने अपने लिमिटेड पावर्स होते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ दिल्ली जाके सब कुछ नहीं कर सकती जो महाराष्ट्र में कर सकती है। इसीलिए क्या होगा, ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बनाई गई है सेंट्रल एजेंसी जिसका नाम है CBI। तो CBI क्या करती है, CBI के पास पावर्स है पूरे देश में एक्शन लेने के। तो CBI को देते हैं केस कि झगड़ा हो रहा है दो स्टेट के बीच में, CBI कम इनटू एंड डू द नीडफुल। सेम ऐसे ही अगर AAR और AAR यहाँ पे दो स्टेट की AAR झगड़ा कर रहे हैं या they are coordinating each other, तो super daddy will come in between which is national appellate authority and they will do the needful। I hope इतनी बात समझ में आ गई है। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग। सपोज करो आपकी और मेरी इच्छा है, एडवांस रूलिंग लेने की इच्छा है, तो सर ये बताओ प्रोसेस क्या है इसका। प्रोसेस क्या है, सबसे पहला जिस एप्लीकेंट की इच्छा है
कि उसको एडवांस रूलिंग चाहिए, फैसला चाहिए, क्या करेगा वो? शुड मेक एन एप्लीकेशन टू पापा, देखो पापा है, पापा के पास जा रहा है, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? GST ARA 01 एंड मैनर, और साथ में क्या देगा? 5000 रुपीज़ का फीस देगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, बट माइंड इट, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये पेनल्टी किसका होगा? ईदर ऑफ का है, यानी किस, सॉरी पेनल्टी नहीं, ये फीस किसका होगा? ईदर ऑफ दी का होगा। तो दिस 5000 कुड बी ओनली फॉर C और S, इसका मतलब दूसरा आपको 5K और भरना पड़ेगा। तो दिस वुड बी 5000 फॉर C, 5000 फॉर S एज एप्लीकेशन फीस। ठीक है, दिस इज़ एज पर माई नॉलेज, जो मुझे समझ में आया है। अगर इससे बेटर आपको पता हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, the papa shall send a copy of application to the concerned officer and if necessary call for relevant records from the concerned officer। जैसे अपने डिस्कस किया एग्जाम्पल के टाइम पे, एप्लीकेशन जैसे ही आएगा, पापा क्या करेंगे? पापा वो कॉपी किसको दे देंगे? कंसर्न ऑफिसर को भी कॉपी देंगे। एंड इफ नेसेसरी कॉल फॉर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर। ये कंसर्न ऑफिसर कौन है? जो भी ऑफिसर आपके केस को देखने वाला है वो ऑफिसर। फिर क्या होगा? ये जो डैडी है, मे एग्जामाइन द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स एंड मे ऑल्सो हियर द एप्लीकेंट, देयर आफ्टर ही विल पास इन ऑर्डर इधर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग। यहाँ तक तो बात किसकी हो रही है? एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की या ना करने की, क्योंकि वो खुद भी तो चेक करेंगे ना कि वो जो मैटर्स है, जो डिस्कस कर सकते हैं, हमारी अथॉरिटी के अंदर है, वही मैटर तो नहीं मांग रहा है। उसके बाहर मांगना तो पहले ही बोल देंगे रिजेक्टेड सर। तो ये लोग ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग विल बी नॉट बी एडमिटेड। कब एडमिट नहीं होगा? जब ऊपर से का सेम रिपीटेशन है। एडमिट नहीं होगा कब? अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है कहीं और, या फिर डिसाइड हो चुका है कहीं और, तो फिर एडमिट नहीं होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, इट शुड बी बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर गिविंग द रीजंस फॉर रिजेक्शन। सर ये स्पीकिंग ऑर्डर क्या है? सुना है आज तक स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? क्या होता है स्पीकिंग ऑर्डर? कई बच्चे से गलत समझ लेते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर स्पीकिंग ऑर्डर बोलता होगा सर, ये ऑर्डर वॉइस मैसेज होगा सर, यूट्यूब का वीडियो आएगा सर। नहीं, स्पीकिंग ऑर्डर क्या है? इसको बोलने के लिए बोलते हैं बोलने वाला ऑर्डर। बट क्या बोलने वाला? ये मतलब इसका ये है कि वो ऑर्डर जो लिखा जाएगा वो इस तरह से, इतने सिंपल और इतने बेटर तरीके से लिखा जाएगा कि वो ऑर्डर पढ़ते ही समझ में आए कि जो भावना थी ऑफिस से रिजेक्ट करने की, वो भावनाएं क्या थी। सिर्फ ऐसा लिख देना कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर इज कैंसल्ड, या आपका एप्लीकेशन इज कैंसल रिजेक्टेड, नहीं चलबे। रीज़न देना होगा, इस वजह से, इस सेक्शन की वजह से, इस प्रोविजन की वजह से वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर। ठीक है, ओके। इफ़ द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, तो क्या करना पड़ेगा उसको? 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर, एप्लीकेशन देने के 90 दिन के अंदर उसको अपना रूलिंग प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अच्छा, रूलिंग देने के पहले उसको एप्लीकेशन की कोई बातें सुननी पड़ेगी, और साथ ही साथ में जो जुरिसडिक्शन ऑफिसर है ना C और S का, उसकी बातें भी सुननी पड़ेगी। अब जुरिसडिक्शन ऑफिसर कौन? वही ऑफिसर जो मेरा ऑफिसर है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इधर, ये देखो ये मैं हूँ। मेरे नॉर्मल जो भी असेसमेंट वगैरह होते हैं वो कौन करता है? वो मेरा इनकम टैक्स में हम AO बोलते हैं, यहाँ पे JO बोलते हैं, जुरिसडिक्शन ऑफिसर्स। ये होते हैं मेरे GST ऑफिस वाले। ये लोग ये सारे काम देखते हैं, असेसमेंट वाले। मैं किसके पास गया? इनके ऊपर कोई है AAR, मैं उनके पास गया, तो उनके पास जब जाके कुछ बोल रहा हूँ, तो AAR जब ऑर्डर देगा तो वो मुझसे भी बातें सुनेगा, और जो मेरा ऑफिसर है उसको भी पता है ना मेरे बारे में, बिकॉज मेरे ऑफिसर के पास ही मेरा फाइल पड़ा रहता है हमेशा, रिटर्न्स वाला, तो उससे भी डॉक्यूमेंट लेगा और उसके बाद फैसला सुनाएगा 90 दिन के अंदर अंदर। इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ R, they shall refer the point or points on which they differ to the AAR, यानी कि दादाजी, for hearing the issue.
इफ द मेंबर ऑफ ए आर ऑल्सो अनेबल टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन रेफर टू देम देन इट शैल बी डीम्ड देयर नो एडवांस रूलिंग। देखो ये वाली क्या बात है, देखो फैसला कहाँ पे आपका, आपने कहाँ अप्लाई किया, आप तो आर में अप्लाई करोगे, डैडी को अप्लाई करोगे। डैडी के वो जो टीम है वो उसमें 2 मेंबर्स हैं, दोनों मेंबर ने मिलकर जब फैसला सुना, एक बोलता है एडवांस रूलिंग दे दो, एक बोलता है मत दो। अब हम वहाँ सामने बैठे, एक बोलता है नहीं नहीं गलत है, एक बोलता है नहीं नहीं सही है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आर खुद कंफ्यूज्ड है तो इनको पता है इनका डैडी, इनका बड़ा डैडी कौन है, जो हमारा दादा है। दादा के पास चले जाएंगे ये लोग, दादाजी वो हम लोग तो फैसला नहीं कर पा रहे, हम दोनों भाई फैसला नहीं कर पा रहे, अब आप सुनाओ फैसला, तो दादा फैसला सुनाएंगे। अगर दादा भी कंफ्यूज हो गए, दादा बोले बेटा तेरा कन्फ्यूजन सही है, मुझे भी नहीं समझ रहा, मुझे हाँ होना दोनों लग रहा है। अगर दादा भी कंफ्यूज है, डैडी भी कंफ्यूज है, एडवांस रूलिंग नहीं दे पा रहे, तो एडवांस रूलिंग दी ही नहीं गई ऐसा मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा दे दो आधा, ऐसा नहीं। अगर पापा और डैडी दोनों मिलकर फैसला नहीं दे पाए एडवांस रूलिंग का, इसका सिंपल मतलब है इट वुड बी डीम्ड टू बी अज्यूम कि कोई एडवांस रूलिंग हुई ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये अपील वाला पार्ट नहीं था, ये कंफ्यूजन के स्टेट में ऊपर जाके हमने बात करके लेके आया, हम लोग नहीं गए वहाँ पे, खुद डैडी गए और वहाँ जाके लेके आए। अच्छा, जैसे एडवांस रूलिंग हो जाता है उसका कॉपी क्या करना पड़ेगा, एडवांस रूलिंग ड्यूली साइंड बाय द मेंबर्स एंड सर्टिफाइड, जो भी मैनर्स है वो ठीक है। जैसे ही हो जाएगा, जो एप्लीकेंट था उसको दे देंगे एक कॉपी जो कंसर्न ऑफिसर था जो ये सारे काम कर रहा था डैडी की टीम से, उसको दे देंगे, और एक कॉपी जो हमारा एरिया का जेओ है उसको भी दे देंगे। तुम तीनों समझ के रह लो, आगे इसका कोई दिक्कत होगा तुमको ऐसे ही काम करना है। समझियो क्या? दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग। अब आप भी किसी क्लाइंट के लिए बात करो और जाओ एडवांस रूलिंग में अप्लाई करो। जिसको सीखना एडवांस रूलिंग एक्चुअल में कैसे करना है, सबसे सिंपल फंडा है, कैच एनी ऑफ योर क्लाइंट, क्रिएट अ डाउट not only in your mind but in the others mind, then after ask him सर सॉल्यूशन है, आगे जाके लिटिगेशन में फंस जाओगे, लाखों रुपए का बैंड बच जाएगा, बेटर है 5000 रुपीज़ का फीस भरो, अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग, फैसला आ जाएगा, अपने काम कर लेंगे वो हिसाब से, वो एग्री कर जाएगा और आप ये सब प्रोसेस सीख जाओगे लाइव और आपका काम बन जाएगा, है ना। चलो, अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आर टू द एपेलेट अथॉरिटी। नाउ ये क्या है, उस पुराने वाले केस में क्या हुआ था, कंफ्यूज थे तो डैडी के पास गए। अब वाले केस में क्या है, हम गए आर के पास, डैडी के पास, तो डैडी क्या करेंगे, डैडी फैसला सुनाएंगे। अब वो फैसला से दोनों में से कोई भी इंसान दुखी हो सकता है, या तो मैं खुद यानी कि एप्लीकेंट, या फिर जो मेरा जेओ है जुरिडिक्शनल ऑफिसर वो दुखी हो सकता है। दोनों में से जो भी दुखी होगा, इनके पास अधिकार है कि वो बोलेंगे हमको डैडी का फैसला पसंद नहीं है, हम दादाजी से बात करेंगे। तो क्या चले जाएंगे, या तो ये या तो ये, दोनों में से जिनका मन करेगा दे कैन गो एंड अप्रोच AAAR। समझा? लेकिन ये कब तक अप्रोच करना होगा, एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर देगा डैडी उसके 30 दिन के अंदर अंदर। एक्स्ट्रा 30 दिन दिया जा सकता है अगर सेटिस्फाई करे, कोई रीज़न वैलिड था तो। अच्छा, जब डैडी को अप्लाई किए तो डैडी क्या पुराने, ज़्यादा पुराने डैडी तो नए नए फ्रेश हैं, तो डैडी ने सस्ते में काम कर दिया 5000 में, लेकिन दादाजी तो बहुत एक्सपीरियंसड है, तो दादाजी ने बोला मैं तो 10,000 फीस लूँगा। आई होप ये याद रह जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, हाउएवर, अच्छा ये देखो, ये और नाइंसाफ़ी है, देखो यहाँ देखो, मज़ेदार बात देखो। अगर दुखी, जैसे आपकी भाषा में दुखी मतलब कौन, एग्रीव्ड, अगर वो एग्रीव्ड एप्लीकेंट है तब तो उसने पहले 5000 भरा था, अब 10 भर और जाके रोले उसके दूसरे के सामने। लेकिन अगर एग्रीव्ड आपका ऑफिसर है जेओ, तो जेओ जाके अप्लाई तो करेगा AAR में, लेकिन वो कोई पैसा नहीं भरेगा, ठीक है। देखो ये याद रखना ये बात। अपील हैज टू बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द फीस, ठीक है। हाउएवर इफ द कंसर्न्ड ऑफिसर
or jurisdiction officer is aggrieved by the decision of AAR, then no fees is required to be paid. So rude of them and so mean median mode of them. Okay. The appellate authority, अगेन इसके पास भी सेम सिंपल फंडा है कि डैडी भी क्या बोलेंगे, 90 दिन के अंदर अंदर जो अपील फाइल हुआ उसके मुझे फैसला सुनाना है। देखो यहाँ पे भी एक दिक्कत है, जैसे वहाँ थी ना सेम दिक्कत। अगर मेंबर हैं जो डैडी के अपील के अंदर कभी भी उनको लगता है कोई दिक्कत है, इट शैल बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग इज इश्यूड। ठीक है, मतलब कहीं कोई कन्फ्यूजन आ गया और फैसला नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे, एडवांस रूलिंग हुआ ही नहीं। अगेन वही वाली बात है कि इसका ऑर्डर भी किसको देना है, वही एप्लीकेंट को, कंसर्न ऑफिसर को, सबको वो देना पड़ेगा, सेम है वो चीज़। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। ये भी हर ऑर्डर के बाद ये चीज़ें होती हैं, हमने लॉ में पढ़ सका है बहुत सारी जगहों पे। इन केस लॉ ने पावर दिया है, अगर डैडी ये दादाजी कोई गलती कर देते हैं, उनको वो फेस पे दिख रहा है, एपरेंट है, एकदम दिख रहा है कि ऑब्वियसली ये तो मिस्टेक होगी, विच इज़ जस्ट अ नॉर्मल सी मिस्टेक, तो वो 6 महीने के अंदर उसको ठीक कर सकते हैं। ये मिस्टेक वो खुद से भी ठीक कर सकते हैं, या अगर एप्लीकेंट दिखाए कि देखो सर आपने मेरा नाम का मिस्टर था, आपने मिस कर दिया गलती से, तो वो भी ठीक कर सकता है। या फिर जो आपका जेओ है वो भी जाके कह सकता है कि डैडी ये क्या किया आपने, वो भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। ये देखो, इफ रेक्टिफिकेशन हैज इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द टैक्स लायबिलिटी और रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, द एप्लीकेशन मस्ट बी हर्ड बिफोर द ऑर्डर इज पास्ड। अगर रेक्टिफिकेशन ऐसा है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ाने के पहले, नया रेक्टिफिकेशन करने के पहले आप उस एप्लीकेंट को दोबारा बुलाओगे और उसको भौंकने का मौका दोगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। अच्छा, कोई बंदा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर ये जो एडवांस रूलिंग का हम लोग ये फैसला लेके आए, ये कितने दिन की वैलिडिटी है इसकी? इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। कहाँ तक? जिस बंदे के लिए ये फैसला सुनाया वहाँ तक, जिस बंदे को ये फैसला सुनाया वहाँ तक, उसके जेओ तक और कंसर्न ऑफिसर तक ही ये लिमिटेड है। प्लस जिस ट्रांजैक्शन के, जिस क्वेरी के लिए पूछा गया था वहाँ तक ही लिमिटेड है, और ये कब तक वहाँ तक भी सीमित रहेगा, वैलिड रहेगा, जब तक उस कानून में बदलाव ना हो जाए। सपोजिंग करो कि कोई चीज़ में हमको समझ नहीं आता एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, हम चले गए, एडवांस रूलिंग में आंसर आया कि एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड मानेंगे। अब सपोज करो एडवांस रूलिंग एग्जेम्प्टेड बोलने के 1.5 साल बाद में अमेंडमेंट आ गया एक्ट में, जीएसटी एक्ट में, और अब एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है कि ये जो सर्विस जो मैं बात कर रहा था ये साफ साफ बोल दिया कि ये टैक्सेबल है, अब ये एग्जेम्प्ट नहीं है, तो इन दैट केस वो एडवांस रूलिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अब लॉ चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, सपोज करो एक एक्स ट्रांजेक्शन को लेके मैं कंफ्यूज था, मैं एडवांस रूलिंग के पास चला गया, मैंने फ़ैसला ले लिया, उन्होंने मुझे एक फ़ैसला दे दिया। क्या ये फैसला, अब सपोज मेरा एक दोस्त और है, उसका भी सेम ट्रांजैक्शन है मेरी तरह, सेम बिजनेस है, सब कुछ सेम है, वो भी कंफ्यूज में था, उसने बोला कि तू पूछ क्या, मैं पूछ के आ गया, मेरे पास एडवांस रूलिंग आ गया, वही रूलिंग का उसने अपना जेरोक्स रख लिया अपने पास में, बोला मैं अब यही कर लेता हूँ, क्योंकि जब पापा डैडी लोगों ने बोला है तो सोच समझ के बोला होगा, उसने भी वो करना शुरू कर दिया। चाल से क्या? नहीं, एडवांस रूलिंग बाइंड करता है सिर्फ उस पे एप्लीकेंट पे जिसने अप्लाई किया था, और उस ऑफिसर पे जिसने वो दिया था, और एआर पे। किसी तीसरे थर्ड पर्सन पे वो अप्लाई नहीं करता। इन दैट केस वो बंदा, अगर सरकार का कुछ और कहे तो वो बंदा फंस भी सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट क्या चाहता है, तुमको तुम्हारे लिए फैसला चाहिए, आओ 5000 भरो, वो ऐसा कॉपी पेस्ट मत कर दूसरे का लेके। अब वो कितना भी बिके चिल्लाए रोए, मेरा तो एकदम सेम ट्रांजेक्शन है, सेम तेल लेने गया, हमने लॉ में लिखा है कि वो जिसको दिया सिर्फ उसको ही मिलेगा, तू तेरा खुद का ले चल।
अच्छा, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे एडवांस रूलिंग सही देने के बाद भी वॉइड हो जाएगा। कब? अगर अथॉरिटी को बाद में मालूम पड़ता है तुमने फ्रॉड तरीके से ऑफिसर को उल्लू लल्लू बना के तुमने उससे ले लिया, या उनको मालूम पड़ता है कि तुमने कुछ चीज़ें छुपाई, तुमसे किसी ने कुछ पूछा ऑफिसर ने, तुमने रॉन्ग बता दिया उसको, तुमने फैक्ट को छुपा दिया, तो उस तरह के अथॉरिटी वाले एडवांस रूलिंग वाले ऑर्डर को वॉइड अप इनिशियो बोल दिया जाएगा कि जिस दिन तुमको दिया था ना ऑर्डर, उसी दिन से वो क्या है, इनवैलिड है। Consequently, all the provision of CGS check shall apply to the applicant if such advance ruling had never been made। सिंपल सी बात है, जैसे ही एडवांस रूलिंग कैंसिल करते हैं तो जो उसको बेनिफिट वहाँ मिल रहे थे वो सब गायब हो जाएंगे, और जो CGS के एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस थे, यानी कि आपका पेनल्टी पुनल्टी सब उस पर लागू कर दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। An order declaring advance ruling to be void can be passed only after hearing the applicant। अरे सिंपल सी कहानी है ना, उसका ऑर्डर कैंसिल कर रहे तो उसको तो बता के करोगे ना, तो पहले उसको भौंकने का मौका ज़रूर देना। अगेन सेम बात है, जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो किसको देना है, एप्लीकेंट को देना है, कंसर्न ऑफिसर को देना है और जेओ को देना है। पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ डैडी एंड दादाजी, तो ये पावर्स कौन से हैं इनके पास सिविल कोर्ट के जैसे जिस तरह के पावर्स हैं, बाकी इसका इस पर कुछ खास ना एग्ज़ाम मटेरियल है ना को पढ़ने लायक कुछ और है, आपको फिर भी पढ़ना हो तो होमवर्क है, पढ़ लेना। तो ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म जाला। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था, जो नया अमेंडमेंट्स आए हैं, हैव अ लुक। देखो ये अमेंडमेंट क्या है, ये है नया अथॉरिटी विच इज़ नेशनल एपेलेट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी आया है। अच्छा, ये अथॉरिटी काम कैसे करता है, जैसे हमारे डैडी और दादाजी करते हैं वैसे ही ये कौन है, ये है पर दादाजी भी वैसे ही काम करते हैं, लेकिन ये कब बीच में आते हैं, झगड़े ऑफ टू स्टेट्स वगैरह होते हैं तब बीच में आते हैं, और उनके ऊपर ये फॉल करते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो आगे जो लिखा है आपको, ये सब कुछ जो हमने पहले पढ़ लिया है उन्हीं का रिपीटेशन है। जैसे एग्जांपल ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, कि ये जो परदादाजी हैं ये फॉर्म कैसे होंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, कैसे कैसे फॉर्म करेगा, टेक्निकल मेंबर कितने होंगे, टीम मेंबर कितने होंगे, ये सब आई डोंट थिंक ICI ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको मन है एक बार एज ए न्यूज़पेपर एक बार रीड कर लियो, बाकी तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट इन चीज़ों का नहीं है याद करने का। जो मेन था याद करने का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर देखो कितना सारा है ये देखो यहाँ पे, अपील टू नेशनल अपीलेट अथॉरिटी when in respect of the question referred in subsection 227 conflicting advance ruling are given by appellate authorities of 2 or more states or union territory, any officer authorized by the commissioner or an applicant being distinct person referred to क्या करेंगे, may prefer an appeal to national appellate authority। ठीक है, तो बस ये सारी बातें हैं, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बस इन्होंने प्रोसीजर्स दुनिया भर का डाल दिया, सब कुछ डाल दिया अपने हिसाब से। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे, वी आर डन विथ एडवांस रूलिंग, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर आई शुड से। काफ़ी सारी बातें जानने मिलती हैं, और ये रियल लाइफ में भी एकदम इमीडिएटली तो काम नहीं आता। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद कोई क्लाइंट ऐसा मिल सकता है जहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज मैनर में हो, जहाँ पे आपका भी एज अ CA एक्सपर्ट ओपिनियन काम नहीं आ रहा या फेल हो जा रहा है, वहाँ पे आप इनकी हेल्प ले सकते हो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अपने नए क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा, बाय बाय।